गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। हम 3 चैप्टर हिस्ट्री के पढ़ चुके हैं। फ्रांस की क्रांति, उसके बाद में रूस की क्रांति और हिटलर का उदय। अब हम हिस्ट्री से थोड़ा अलग हटकर ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। कुछ ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। ज्योग्राफी में जो आज का हमारा टॉपिक है या जो चैप्टर है वो है भारत, उसका आकार और स्थिति। भारत के बारे में हम जानेंगे कि उसका आकार कैसा है और किस स्थिति में उसकी बनावट है। इसके जो भौगोलिक भाग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की जो प्रमुख संस्कृतियां हैं उनमें भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में 50-60 सालों में लगभग भारत ने, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कृषि हो या विज्ञान हो, इन सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है। तो इन्हीं उपलब्धियों के साथ आज का हमारा जो एक चैप्टर है भारत के बारे में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है आज के चैप्टर में वो है भारत की स्थिति। देखिए बोर्ड के ऊपर, हालांकि इतना विस्तार से बता नहीं सकते आप, हम जो चैप्टर है उसके कुछ बिंदु ग्लोब की सहायता से पढ़ेंगे। जो ग्लोब है एक पृथ्वीनुमा, उसकी सहायता से आज के चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। भारत की स्थिति को हम देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध, देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये गोला बना हुआ है, ये ग्लोब है, ये मान लीजिए गोला, ये गोला बना हुआ है गोलार्ध, ठीक है। इसको बीच में से 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। ये जो जीरो से यहां बांटा है, वो जो रेखा है वो है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा होती है जो इस गोलार्ध को 2 भागों में विभक्त कर रही है। अब 2 भागों में कर दिया तो ये जो, और एक ये ग्रीनविच रेखा, ये ग्रीनविच रेखा बीच में से इसको डिवाइड कर रही है। ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये यहां से जीरो के ऊपर से यहां तक, ये जीरो, और ये दक्षिणी गोलार्ध। इनको चीजों को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्लोब का आकार है। अभी ग्लोब की सहायता से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा समझ ले हम कि ग्लोब को अलग अलग इनके पार्ट बने हुए हैं। ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, बीच में से डिवाइड हो गया विषुवत रेखा या मध्य रेखा जो है उसके द्वारा इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन है वो हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। फिर ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब हम इस गोलार्ध में भारत की स्थिति को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है, कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य ये स्थित है, कितना इसका क्षेत्रफल है, इसका आकार कैसा है। एक चीज ध्यान देना, ग्लोब में आप देखेंगे कि ऐसे लाइनें बनी हुई है, ऐसे लाइनें बनी हुई है। ये जो लाइनें होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश हो गई, और जो आड़ी आ रही है ऐसे खड़ी, ये खड़ी आ रही है, ये हो गई देशांतर। इन्हीं के मध्य का पूरा एक समझ है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ठीक है। यानी कि ये जो लाइनें चल रही है, आड़ी लाइन चल रही है जो ग्लोब के ऊपर, वो कौन सी है? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी आ रही है ग्रीनविच की तरह, वो कौन सी है?
देशांतर रेखाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अक्षांश रहता है रेखाएं होती है वो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। जैसे ये विषुवत रेखा हमने बनाई थी तो इसके देखो समानांतर चल रही है, बराबर चल रही है यहाँ पर, चलो तो ये कौन सी है, अक्षांश। और ग्रीनविच रेखा के समानांतर कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर। तो उत्तरी गोलार्ध, यानी ये हम या उत्तरी गोलार्ध में आ गए। जो भारत की स्थिति है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये 0 है, ये देखो ये 0 है, फिर यहाँ से बढ़ता जाता है 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे डिग्रियों पे बढ़ता जाता है, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है, उत्तर से, यानी ये पूरा एरिया क्या है, उत्तर, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। तो ये उत्तर में कहाँ से है, 8 डिग्री 4 सेल्सियस, यानी यहाँ से लेकर उत्तर में ही कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 सेल्सियस तक, तो यानी लगभग यहाँ तक आएगा। ऐसे उत्तर अक्षांश तथा 67 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व देशांतर तक है। यानी कि ये पूर्व को दिखाता है, ये यहाँ से लेकर ये देखो पूर्व और ये पूर्व, ठीक है। यानी कि ये उत्तर से उत्तर यहाँ तक और ये पूर्व से पूर्व, यहाँ पर भी बना हुआ है डिग्री, 20, 40, 60, 80 ऐसे ऐसे बना हुआ है यहाँ पर। तो ये पूर्व से पूर्व को दिखा रहा है और ये उत्तर से उत्तर को। तो उत्तर में हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये देखो ये अक्षांश रेखाएं जा रही है, तो इस अक्षांश से यानी कि 8 डिग्री 4 सेल्सियस अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस तक अक्षांश तक क्या है, भारत स्थित है, ये यहाँ तक स्थित है। फिर 68 डिग्री 7 सेल्सियस, यानी कि यहाँ 68 आ जाओ, कहाँ है, ये रहा, 60 है ना, तो ये यहाँ पर 68 आ जाएगा। 68 से लेकर जो 97 डिग्री 25 सेल्सियस तक है वो इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब देखिए ग्लोब के माध्यम से आपको समझा देता हूं मैं। ये देखिए ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये भारत बना हुआ है। ये जो बीच में जो रेखा जा रही है, देखो ग्लोब के बीच में बिल्कुल ये जो रेखा जा रही है वो कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, जो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से प्रारंभ हो रही है। फिर ये विषुवत रेखा हो गई और ये देखो इसके आड़े रेखाएं आ रही है, ऐसी खड़ी रेखाएं आ रही है, ये खड़ी रेखाएं आ रही है, खड़ी रेखाएं, ये क्या है, देशांतर रेखाएं। और ये देखो आड़ी इसके समानांतर, यानी विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं जा रही है वो कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। अब हम भारत की स्थिति को देखते हैं। मैंने बताया कि 8 डिग्री 4 सेल्सियस से उत्तर, जो उत्तरी अक्षांश है वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो ये 0 डिग्री पे है विषुवत रेखा, फिर ये यहाँ बढ़ गया, ये देखो यहाँ पर 0 पे, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 पे, यानी शून्य पे कौन सी रेखा आ रही है, विषुवत रेखा। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये आगे बढ़ती चली गई। तो मैंने बताया 8, तो यहाँ पर आप 8 गिन लीजिए, ये देखो ये 8 आ गया। तो ये भारत का जो नीचे का जो प्रारंभिक सिरा है वो कितने, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, यानी लगभग कहाँ जाएगा, ये देखिए ये आ गया 40, तो 40 से 3 कम कर दो, ये देखो ये 3 कम हो गया, ये यहाँ तक आ गया, ये लो ये 3 कम कर दिया ना। ये देखो ये लाइन जा रही है 40 की, ये 40 की लाइन है, ठीक है, ये 10-10 पे है, ये 40 की लाइन है, ये 30 की लाइन है, ये 20 की है, 10 की है, ठीक है, और उससे नीचे की है। तो ये स्थिति हम देख रहे हैं कि भारत कहाँ, कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार कहाँ से है,
8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश, यानी कि इस अक्षांश की रेखा से लेकर इस अक्षांश तक, ठीक है। और पूर्व से पूर्व के बीच में कितना है, 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांत तक ये स्थित है। आप फिर से देख लीजिए, बीच में जो रेखा इस ग्लोब को दो भागों में यानी पूरी पृथ्वी को डिवाइड कर रही है, वो कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आडी जो इसके समानांतर चल रही है वो रेखाएं कौन सी है, अक्षांश रेखाएं। और खड़ी रेखाएं चल रही है वो कौन सी है, देशांतर रेखाएं। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो देशांतर रेखाएं होती है, प्रत्येक देश में जो समय बताया जाता है वो कौन सी रेखा बताती है, देशांतर रेखाएं। ये याद रख लेना कि समय दर्शाने वाली कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं होती है। पूर्व से जब यहां से ये रेखा इधर बढ़ेगी तो समय बढ़ता जाता है और इधर आएगी तो ये घटता जाता है। एक चीज ध्यान रखना, भारत के नक्शे को आप देखिए, उसका शीर्ष उत्तर दिशा में है, यानी भारत के नक्शे का जो शीर्ष है, ये देखिए, ये भारत आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर। हालांकि जहां से मैं पढ़ा रहा हूं वो पूर्व दिशा है इधर, लेकिन नक्शे के आधार पर हम देखें तो भारत का जो शीर्ष है वो कौन सा है, उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। भारत कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो वो स्थिति भी हम देखेंगे, जानेंगे। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं, भारत की स्थिति के बारे में, कि ये हुए उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। और कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्व से पूर्व तक इसकी क्या दूरी है और उत्तर से उत्तर अक्षांश तक क्या दूरी है वो मैंने आपको बता दी है, देशांतर और अक्षांश, ये आपको बता दिया गया है। अब भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा, जो कहां से गुजरती है, 23 डिग्री 30 सेल्सियस, यानी कि ये देखिए, ये रहा, ये कर्क रेखा है, ये डैश 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 चल रहा है, डैश डैश, जो गुजरात से स्टार्ट हो रही है, गुजरात से जाती हुई आगे बढ़ती जा रही है। गुजरात हो गया, आपके एमपी हो गया, ठीक है। और भी कई राज्य हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि भारत को दो पृथक भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और कितनी डिग्री से निकलती है वो, 23 डिग्री 30 सेल्सियस से वो गुजरती है। और ये भी कौन सी है, अक्षांश रेखा, ये भी, क्योंकि ये क्या है, इसके समानांतर, विषुवत रेखा के क्या है, समानांतर चल रही है। तो ये भारत को कितने भागों में विभक्त करती है, दो भागों में विभक्त करती है। तो ये हमने ग्लोब की सहायता से हमने देख लिया कि पृथ्वी गोल है, इसको दो भागों में विषुवत रेखा ने बांट रखा है, दो छोर हो गए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि उसकी स्थिति के बारे में देख लिया कि कितने अक्षांश पर या कितने देशांतर पर ये स्थित है। उसके बाद में हमने देख लिया ग्रीनविच रेखा, जो मध्य से प्रारंभ होती है, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आ रही है, पूर्वी और पूर्वी, ये पूर्व और ये पूर्व और ये उत्तर से उत्तर, ये गोलार्ध बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है। ये हमने स्थिति देख ली। एक चीज देखी कि कर्क रेखा भारत को मुख्य रूप से 23 डिग्री 30 सेल्सियस पर दो भागों में विभक्त करती है। अब है आकार। अब हम देखेंगे आकार कि भारत का आकार कितना बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का आकार कैसा है, तो भारत के कुल भूभाग का जो क्षेत्र है, यानी कितना भारत में एरिया है, कितनी जमीन है, तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर,
यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल बताता है। और हम देखें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है, यानी कि विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया, उसका भारत में कितना है, तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% कहाँ है? भारत में है। ध्यान देवे कि कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और विश्व के कुल जो क्षेत्रफल की हम बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की, तो उसमें जो भारत का क्षेत्र है वो कितना है? 2.4%, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। यानी कि 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? बड़े हैं। सबसे पहले है रूस, फिर यानी कि सबसे पहले है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चाइना, यानी कि सबसे पहला है रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, फिर है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो भारत का क्षेत्रफल है। और अगर पूरे विश्व के क्षेत्रफल से भारत की तुलना करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग भौगोलिक जो क्षेत्रफल भारत में है वो कितना है? 2.4%। और विश्व के जितने भी बड़े जो क्षेत्रफल वाले देश हैं उनमें भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, और फिर भारत। ये भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति को हम देखें तो ऐसे जो भारत का नक्शा बना हुआ है, ये देखिए, भारत के नक्शे में पूरब और दक्षिण, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में भी भारत का जो हिस्सा है वो है कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी बंगाल की खाड़ी में भारत के कौन से एरिया हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहां तक भारत की सीमा है। कहां पर? पूरब दक्षिण में, यानी पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में भारत का कौन सा क्षेत्र है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दूसरी तरफ ये पश्चिम है और ये दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में कौन सी जगह है? लक्षद्वीप। कौन से महासागर में? अरब महासागर में। यानी कि बंगाल की खाड़ी में तो भारत का कौन सा क्षेत्र है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अरब सागर में जो दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सी जगह है? लक्षद्वीप। ये किसके क्षेत्र में आते हैं? भारत के क्षेत्र में आते हैं। अब आप देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके एग्जैक्ट दक्षिण में हिंद महासागर है। एग्जैक्ट दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण से पश्चिम में ये क्या है? अरब सागर, जो कि अन्य देशों को समुद्री यातायात से जोड़ता है। ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। अब आप ऊपर चले जाएं, यहाँ पर पूर्व से
उत्तर, यानी उत्तर पूर्व में अगर हम जाते हैं तो यहां पर ये एरिया क्या है, पूरा पर्वतीय एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जो हिमालय का पर्वत है वो कौन सी दिशा में आ गया, आपके उत्तर पूर्व में, यानी कि उत्तर पूर्व का ये हिस्सा पहाड़ी एरिया है, हिमालय पर्वत यहाँ पर अवस्थित है। और इधर भी अगर आप आ जाए पाकिस्तान साइड में, थोड़ा सा पश्चिम और उत्तर में आ जाए तो भी यहाँ पर क्या है, पहाड़ी एरिया है। तो ये इसकी स्थिति है कि इसके एक तरफ लगभग समुद्री सीमा है और एक तरफ स्थलीय सीमा है। ठीक है, दक्षिण के छोर को आप देखना ऐसे बना हुआ है, ऐसे दक्षिण का छोर बना हुआ है। तो दक्षिण के छोर में जैसे आप यहां पर ये बीच वाला एरिया आ गया, यहां पर उत्तर की दिशा में जो दक्षिण छोर है वो क्या है, फैला हुआ है, फैला हुआ है ये देखो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप दक्षिण साइड में आते हैं तो यहां पर ये एरिया क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है, संकरा हो जाता है। यानी कि दक्षिण एरिया उत्तर की दिशा में तो क्या है, विस्तृत है, थोड़ा फैला हुआ है, और जैसे आप नीचे आएंगे दक्षिण में तो यहां पर ये एरिया क्या हो जाता है, संकुचित होता जाता है। उसके बाद में ये एरिया संकुचित हो गया। उत्तर में मैंने बता दिया पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, जो कि उत्तर और पूर्व की तरफ है। इधर आप उत्तर पश्चिम में आ जाएं तो इधर भी पहाड़ी एरिया है जो पाकिस्तान की बॉर्डर को टच कर रहा है। फिर एक तरफ रेगिस्तान आ जाता है। तो ये भारत की स्थिति के बारे में बता रखा है कि कुल क्षेत्रफल क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, फिर हिंद महासागर आ गया, अरब सागर आ गया, और फिर उत्तर पूर्व में क्या आ गया, हिमालय का पर्वत आ गया। अब जो भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7वां स्थान है, अब इसकी सीमा के बारे में हम जान लेते हैं। एक चीज तो हमने देख ली कि यहां से लेकर यहां तक ये टोटल क्या है, पानी पानी है, ये पानी पानी है। तो ये कौन सी सीमा हो गई, समुद्री सीमा। ठीक है, और यहां से यहां गुजरात से थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये पूरा ऊपर आ गया है, ये पूरा ये पूरा। ठीक है, ये कौन सी हो गई, स्थलीय सीमा, स्थल और जल। यानी कि भारत की जिस सीमा तक समुद्र का जल आ रहा है, पानी आ रहा है, वो तो क्या हो गया, जलीय सीमा, और जहां पर पानी नहीं है वो क्या हो गया, स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल को कवर कर रही है, पूरे स्थल को, ये पूरा ऊपर गुजरात से, यहाँ से आ जाओ आप, द्वारका जो जगह है गुजरात में, वहाँ से स्टार्ट हो जाओ, राजस्थान, पंजाब, ये जो टच वाले एरिया है, जम्मू कश्मीर आ गए इधर। ठीक है, ये हिमालय की तरफ आ गए, ये इधर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इधर आप आ जाते हो। तो ये पूरा जो एरिया है बंगाल की खाड़ी से पहले तक का जो है वो कौन सा है, स्थलीय सीमा का है। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और ये यहाँ से जो समुद्र टच हो रहा है, ये हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी, ये जो सीमा है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार की सीमा भी आ गई और लक्षद्वीप की सीमा भी आ गई। तो ये स्थलीय सीमा हो गई और ये समुद्रीय सीमा हो गई या जलीय सीमा हो गई। अब ये सीमाओं के बारे में हमने देख लिया, तो सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सी सीमा का है, स्थलीय सीमा का। तो इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या कह सकते हैं
कि भारत की स्थलीय सीमा ज़्यादा है समुद्री सीमा के मुकाबले। अब एक चीज़ और है, भारत का समय। एक चीज़ मैंने बता दी थी पहले ही कि जो ऊपर से नीचे रेखाएं आ रही है, देशांतर रेखाएं, वो समय को दर्शाती है, समय को दर्शाती है, मानक समय, कि उस समय समय क्या हो रहा है। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि 0 डिग्री यानी ग्रीनविच 0 से आप आगे चलते जाएंगे तो प्लस होता जाएगा और इधर आएंगे तो माइनस होता चला जाएगा। तो हम इधर आ रहे हैं, भारत इधर है, इधर आ गए तो 82 डिग्री 30 सेल्सियस, ठीक है, 82 डिग्री 30 सेल्सियस, ये हो गया पूर्वी विस्तार, क्योंकि पूर्व में ही है ये पूर्वी विस्तार, जो कि ये क्या बताता है हमारा मानक मान्योत्तर। ये हमारे समय को बताती है, जो भारत का समय है वो कौन सी रेखा बताती है, 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी, ठीक है, ये हमारा समय बताती है, मानक मान्योत्तर इसको माना गया है। लेकिन एक डिफरेंस देखा गया है, एक क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार का कि गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले क्यों होता है। तो उसका एक कारण है, उसका एक कारण है कि जो पृथ्वी है वो किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और जहां मैं खड़ा हूं मेरा जो पश्चिम है वो इस साइड में है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से जब पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, घूमती है, तो सूर्य की किरण सबसे पहले कहां पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले होता है धौलपुर में, यानी राजस्थान में कहां होता है, धौलपुर में। और भारत में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, भारत में आ गया अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहां पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश। और राजस्थान की बात करें तो धौलपुर। और अगर विश्व की बात करें तो जापान, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, यानी जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये जितने भी अक्षांश बने हुए हैं वो 30 डिग्री के डिफरेंस पे बने हुए हैं। 30 डिग्री के डिफरेंस पे जो अक्षांश हैं वो बने हुए हैं, और एक अक्षांश पर सूर्य की किरण को जाने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री पे ये अक्षांश स्थित है ऐसे, ये इसमें 30 का अंतर है, ये इधर देशांतर रेखा आगे इसका 30 का अंतर है, तो 30 डिग्री के अंतर से बने हुए हैं। एक अक्षांश पर सूर्य की किरण को पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट के समय में अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने कहा था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में सूर्योदय में 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है, तो ऐसे ही है कि उस समय तक पहुंचने पर 30 हो गया ना, ये 30 × 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट बराबर 2 घंटे। यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने के लिए कितने समय लगता है, 4 मिनट का। तो 30 डिग्री अक्षांश पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 120 मिनट, और 120 मिनट का हो गया 2 घंटे। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे पहले हो जाता है,
2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात के मुकाबले। और ऑल ओवर अगर विश्व की समय की हम बात करें तो विश्व में भारत का जो समय होता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। इधर आप आएंगे तो समय बढ़ता जाता है, इधर आएंगे तो समय घटता जाता है, ध्यान रख लेना। जैसे ही इस गोलार्ध के पूर्व में आप आ रहे हैं, पूर्व में, तो समय बढ़ता जाएगा, और इधर आप जाएंगे पश्चिम में तो समय घटता चला जाएगा। तो ये था आज के हमारे टॉपिक में कि किस तरह भारत की स्थिति है, क्या इसका आकार है, क्या इसका क्षेत्रफल है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, जो हमें भारत के आकार या भारत ही नहीं पूरे विश्व के आकार या प्रत्येक देश के आकार और उसकी स्थिति को दर्शाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि भारत की स्थिति और उसका आकार। और उसके बाद में हमने देखा छोटा सा कि सूर्य उदय की भूमिका क्या होती है, भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में है, उसके बाद में पूर्व में पूर्व और दक्षिण में क्या स्थित है, दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है, उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली है। ठीक है, थैंक यू।